वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो खुद से होगी या फिर नहीं होगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे। तो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी या फिर हम ये भी कहें कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी जो डिपेंड करती है वो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी से हम पता कर सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमने यही पढ़ रखा हमने क्या पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा निकल के आता है नेगेटिव, तो वो रिएक्शन हमारी कैसी होती है स्पॉन्टेनियस। यही हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा जी किस तरीके से रिलेट करेगी। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो टर्म यूज होने वाला है वो होने वाला है फैराडे। क्या यूज होने वाला है? फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल होता है 96500, जो हम हमेशा यूज करने वाले हैं। ठीक है, 96500 कूलम पर मोल। क्लियर है ये चीज? तो 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या होता है 96500 कूलम पर मोल। मतलब 96500 कूलम एक मोल अगर इतना चार्ज कैरी कर रहा है तो वो हमारा कितना कहलाता है 1 फैराडे कहलाता है। क्लियर है ये चीज? तो बस इतना ध्यान रखना 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या तो 96500 कूलम पर मोल। क्लियर हुई ये चीज? तो अब हम यहाँ से यूज करते हैं कि हम फैराडे और गिब्स फ्री एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखो जरा, हमने क्या माना कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब जो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था उस गैल्वेनिक सेल में जो चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है n फैराडे। n फैराडे जो हमारा चार्ज है वो चार्ज हमारा क्या हुआ ट्रांसफर हुआ, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। अब मैं कह रहा हूँ कि n मोल्स हैं, तो जब मोल इंटू मोल करोगे तो मोल से मोल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कूलम बचेगा। तो 96500 कूलम, तो वो हमारा क्या हो गया चार्ज हो गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ n फैराडे चार्ज हमारा क्या कर रहा है सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज जो हमारा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल जो हमारा जनरेट हुआ था सेल पोटेंशियल, तो जो हमारा सेल पोटेंशियल जनरेट हुआ उसे हमने नाम क्या दिया ई सेल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ई सेल। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे वर्क डन ऑफ सेल। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा वर्क डन कहलाएगा। तो अब वर्क डन चार्ज हमने कितना यहाँ पे लिखा था NF, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना निकल के आया ई सेल। क्लियर है ये चीज? तो जो वर्क डन जो होगा यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारा किसके बराबर होगा नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल में जो वर्क डन होता है वर्क डन किसके बराबर होता है नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू हमारा कितना निकल के आएगा माइनस एन एफ ई सेल। कितना निकल के आएगा माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर हुई ये चीज? तो यहाँ से हमने क्या देखा डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। अब हम इसे आगे फर्दर अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, देखो मैं इतना क्वेश्चन अब रब कर रहा हूँ क्योंकि हमारा काम का नहीं है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आए कि वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन से मतलब क्या होगा हमें क्या कैलकुलेट कराया जा रहा होगा गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जाता है कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन से मतलब क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है वहाँ पे डेल्टा जी कैलकुलेट करना। तो या तो वहाँ पे ई सेल दे रखा होगा या फिर हमें कुछ और भी डेटा दे सकते हैं। तो अब देखो जरा, हमने एक फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू हमारा यहाँ पे क्या कहलाता था रिएक्शन कोशेंट। क्या कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। समझ में आ रही बात? क्यू हमारा क्या कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट हमने कहाँ पे पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था रिएक्शन कोशेंट पढ़ा था। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है वो। ठीक है, तो डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू हो जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे उठा के सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डेल्टा जी की जगह हम क्या रख सकते हैं एन एफ ई सेल। डेल्टा जी की जगह क्या रख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ ई नॉट सेल। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं कि ln को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे लॉग में। तो ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है 2.303। और यहाँ पे जो बेस, यहाँ पे बेस क्या होता है e होता है, और लॉग के केस में बेस क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं 2.303 RT log बेस 10 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा Q, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली हमें वैल्यूज किस में पता होती है, लॉग में पता होती है, इसलिए हमने नेचुरल लॉग से किसमें कन्वर्ट कर दिया, लॉग में। अब देखो जरा NF से हम पूरे में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम सारे में NF से डिवाइड कर देंगे तो E सेल इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, E नॉट सेल माइनस 2.303, क्योंकि ये देखो माइनस का था, तो जो माइनस का सभी में डिवाइड करोगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। RT log Q अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा, ये NF, समझ में आ रही बात। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, N हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हुए। फेराडे की वैल्यू मैंने बता रखी थी, 1 फेराडे इक्वल्स टू कितना था, 96500 कूलम, हमेशा हमें यही लेना है। क्लियर है ये चीज, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, वैसे वैल्यू होती है 96487 कूलम, वैसे वैल्यू ये रहने वाली है, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वैल्यू क्या लिखते हैं, 96500, तो वो दिख रहा होगा, कैलकुलेशन यहाँ से इजी हो जाती है। दूसरी चीज R जो है, R की वैल्यू सबको पता है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, R की हो जाएगी। टेम्परेचर देखो, अगर क्वेश्चन तुम्हें दे दिया और क्वेश्चन में अगर वो टेम्परेचर गिवन नहीं कर रहा है तो हम टेम्परेचर वहां पे कितना मान के चलेंगे, 298 केल्विन, और अगर वो टेम्परेचर दे देता है तो यहाँ पे हम उस टेम्परेचर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 298 केल्विन कह दे या फिर कितना कह दे, 25 डिग्री सेल्सियस कह दे, या फिर वो क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो समझ जाना टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना रखना है, 298 केल्विन। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, केल्विन में। अब देखो जरा, ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमारी बनी है, E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Q, यही इक्वेशन हमारी कहलाती है नस्ट इक्वेशन। क्या कहलाती है, नस्ट इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो नस्ट इक्वेशन ध्यान रखना, नस्ट इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। E cell equals to क्या हो गया, E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Q। क्लियर है ये चीज। तो अब हम इसी को यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर R की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, टेम्परेचर कितना कर दें, 298 केल्विन, फेराडे की भी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, और यहाँ पे हम क्या कर दें, तो ये किस तरीके से बन जाएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास E cell इक्वल्स टू E naught cell माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया, E cell इक्वल्स टू E naught cell माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। देखो E naught cell हम कहाँ से निकालेंगे, वही E naught कैथोड माइनस E naught एनोड से, जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज किस में रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल में। और E cell हमारा क्या था, सेल पोटेंशियल। E cell को हमने क्या लिखते थे, E cell हमारा क्या होता है, सेल पोटेंशियल। तो नस्ट इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें क्या दिया हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे हम क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज। तो अब हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन का हम यूज किस तरीके से हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो अब देखो जरा, दूसरी चीज यहाँ पे जो हमने लिखा था, एक चीज और मैं बता दूं फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कि हम पता कैसे करेंगे कौन सी सेल स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो जरा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, माइनस NF E नॉट सेल, यही लिखा था। अगर E नॉट सेल की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, E नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकल के आती है, पॉजिटिव। तो मतलब E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड अगर हमारा कैसे निकल के आता है, पॉजिटिव, तो उस केस में डेल्टा G हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा G अगर हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है तो सेल कंस्ट्रक्ट करने के बाद सेल खुद से ही पोटेंशियल वहां पर जनरेट करेगा। क्लियर है ये चीज। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है जिसमें तुमसे ये पूछा जा सकता है कि वहां पे तुम्हें डेटा दे दिया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी सेल यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है और कौन सी सेल स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, E नॉट सेल कैलकुलेट करो। E नॉट सेल कैलकुलेट करने के बाद देखो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, और अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो कौन सी सेल वर्क करेगी और कौन सी सेल वर्क नहीं करेगी वो हम किससे फाइंड करेंगे, E नॉट सेल से। ठीक है, तो अब हम आते हैं नस्ट इक्वेशन पे वापस, और अब हम ये देखते हैं कि हम Q को किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से हम Q यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो जरा,
मान लो कोई रिएक्शन लिखी थी ए बी बी और ये मिलके बना रहा है हमारा सी प्लस डी, कुछ इसी तरीके से रहता है हमेशा। तो इसके लिए हम Q कैसे लिखेंगे? Q बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए लिखते थे, और C की पावर कितना जाएगा C, D की पावर D अपॉन A की पावर कितना हो जाएगा A, और ये B की पावर कितना हो जाएगा B। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। तो जैसे हम इक्विलिब्रियम में Q लिखते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी एक रिएक्शन के लिए क्या लिखने वाले हैं? Q लिखने वाले हैं। तो जो हमने पहले लिखी थी गैल्वेनिक सेल जो हमने स्टार्ट किया वो हमेशा किससे किया? जिंक कॉपर से ही किया। तो जिंक कॉपर का ही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जरा, जिंक कॉपर के केस में मैंने क्या बोला कि जो पहली रिएक्शन होती है वहां पे क्या होती है? जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके। समझ में आ रही बात? कॉपर टू पॉजिटिव जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें क्या करना रहता है? हम पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, मतलब इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड था, कॉपर हमारा किस फॉर्म में रहता है? एक्वस फॉर्म में रहता है, कॉपर टू पॉजिटिव। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जिंक टू पॉजिटिव, ये भी क्या था? एक्वस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर, ये क्या हो गया? सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या लिखी होगी? रिएक्शन लिख दी। समझ में आ रही बात? अब लिखेंगे तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेशन हम लेंगे वो किसका लेंगे? Zn2 पॉजिटिव का। तो Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये हमने क्या लिख लिया? इसके लिए Q लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? E सेल इक्वल्स टू, अब देखो जरा, इसके लिए हमने जिंक कॉपर के लिए पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था, सेकंड वीडियो, उसमें हमने E0 सेल निकाला था। E0 सेल कितना निकलता है? 1.10 वोल्ट। क्यों? अब यहाँ पे हम उसी को लिखेंगे E0 सेल। तो E0 सेल हमारा कितना आ जाएगा? 1.10 वोल्ट। समझ में आ रही बात? माइनस हम ये मान के चल रहे हैं टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 298 केल्विन। तो अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन माने तो इसे हम वैल्यू कितना रखेंगे? 0.0591 अपॉन n। n मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हम डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। अब देखो जरा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से हमने क्या लिख दिया? इसका नस्ट इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे बस जो चीज हमें गिवन नहीं थी वो क्या थी? Zn2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो कोई भी अगर क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो पहले हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है? E0 सेल कैलकुलेट करना है। E0 सेल कैलकुलेट करने के बाद हम वहां पे देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फिर हमें क्या रखना है कि प्रोडक्ट में जो भी स्पीशीज दी हुई हैं, चाहे वो फिर एक्वस फॉर्म में हो या फिर कोई गैसियस स्टेट में हो, तो वहां पे उसका कंसंट्रेशन प्रेशर रख के वैल्यूज रख के हम यहाँ से वैल्यूज क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आएगा? सेल पोटेंशियल। तो नस्ट इक्वेशन का हम यूज किस में कर सकते हैं कि किसी भी सेल की हम जो सेल पोटेंशियल वो हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब नस्ट इक्वेशन का दूसरा यूज क्या हो सकता है? दूसरा यूज हो सकता है कि मान लो हमें कोई सिंगल मेटल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एक सिंगल मेटल यूज कर रहे हैं। तो सिंगल मेटल हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? देखो जरा, कोई हाफ सेल रिएक्शन अगर दे रखी है, कोई भी मेटल है, मेटल मान लो N पॉजिटिव था, वो N इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया है? M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे किस में था? एक्वस स्टेट में था। अब अगर बोला जाए कि ये एक हाफ सेल रिएक्शन, देखो हाफ सेल रिएक्शन मैंने क्यों बोली? क्योंकि अगर कोई भी सेल थी, अगर जिंक कॉपर की हम बात करते हैं तो आधी सेल किसकी थी? जिंक की थी। आधी सेल किसकी थी? कॉपर की थी। तो मान लो अगर हमने एक मेटल का ही हमें बात करनी है, हमने उसी की हाफ सेल रिएक्शन बनाई हुई है। समझ में आ रही बात? अब मेनली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो ये क्या है? रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहलाएगी? रिडक्शन हाफ सेल। अगर इसी का रिवर्स हो रहा होता तो वो हमारी क्या कहलाती? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये हमने एक रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे बनाई। अब अगर तुमसे बोले कि इसका ई सेल कैलकुलेट करो, मतलब इसका क्या फाइंड करो? सेल पोटेंशियल फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? सेल पोटेंशियल। तो हम इसका सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर से वही करेंगे, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591। देखो मैं वही मान के चल रहा हूँ, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ? n लॉग
देखो प्रोडक्ट में क्या था सॉलिड, तो हम कितना बोल देंगे 1। रिएक्टेंट में क्या था कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। तो अगर हमें इसका कंसंट्रेशन पता है, इसका अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता ही होगा, कोई भी मेटल हो क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें सबके पता होते हैं, तो उसकी हम वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है, n की वैल्यू पुट करनी है, तो वहां से हम फिर फर्दर क्या फाइंड कर सकते हैं उसका ई सेल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ फिर से वही Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है ये चीज। तो जिंक के केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आता है कितना निकल के आता है -0.76 वोल्ट, यही निकल के आता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है ई सेल फाइंड करना है, मान लो इसी का, तो ई नॉट सेल हम इसी का रख देंगे, कितना हो जाएगा -0.76 वोल्ट -0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो गया 2 log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। तो जो भी Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें दे रखी होगी वहां से हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। मैंने क्या बोला था स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कंसंट्रेशन कितना लेंगे 1 मोलर। तो अगर हम यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लेते हैं Zn2 पॉजिटिव का, तो 1/1 कितना हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और उस टाइम पे ई सेल कितना निकल के आएगा -0.76। क्लियर है ये चीज। तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम लेके चलेंगे तो उस टाइम पे जो सेल पोटेंशियल निकल गया कितना निकल जाएगा 0.76। तो ये क्या था जब हम जिंक को एज अ रिडक्शन हाफ सेल ले रहे, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेते तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखते हैं +0.76 रखते, तो इस बात पे क्या, या फिर हम उतनी भी वैल्यूज रखते तो यहाँ से वैल्यूज क्या हो जाती रिवर्स हो जाती। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं हाफ सेल भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब देखो जरा, अगर हमसे बोला जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो, क्या फाइंड करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फाइंड करो। अब हम के कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो जरा, हमने जो नस्ट इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग कितना मान लिया q था। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में q की जगह क्या आ जाएगा k आ जाएगा। अब इसमें जो वेरिएशन होगा वो समझो जरा, एट इक्विलिब्रियम, ये बात ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है वो हमारा कितना हो जाता है 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है 0। तो अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है तो जो हमारा ई सेल बनने वाला है ई सेल भी कितना होगा 0 होता है। क्लियर है ये चीज। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो उसमें वेरिएशन क्या हो जाएगा, q की जगह क्या आ जाएगा k, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा 0, ई सेल कितना हो जाएगा 0। तो जब डेल्टा जी 0 ई सेल 0, तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और ये कितना हो जाएगा log k। मान लो के सी था कंसंट्रेशन, अगर दे दिया होगा तो हम क्या मान लेंगे उसे के सी मान लिया। तो अब यहाँ से चलो के सी ना करके के ही बना लेते, तो यहाँ से देखो जरा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो 0.0591 अपॉन n log k, ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल के, किसके बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल के, सारी वैल्यूज उधर लेके जाओ। तो log इसका बेस कितना था k था, सॉरी बेस 10 था, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू 0.0591 अपॉन n, यही हो जाएगा। तो देखो अगर बेस 10 है तो यहाँ से हम k की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या निकल के आने वाली है, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू द पावर, एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग में क्या हो जाता है जो बेस होता है उसी के पावर में सारा टर्म्स, अपोजिट वाला सारा टर्म उसी के पावर में चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.0591 अपॉन n इनटू ई नॉट सेल। क्लियर है ये चीज। अगर हम टेम्परेचर कितना मान के चल रहे हैं 298 केल्विन, अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं मानेंगे तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -2.303 RT अपॉन NF log K। तो फिर हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। क्लियर है ये चीज। तब भी वही होने वाला है कि K की पावर में ये सारी टर्म्स सब चली जाएंगी। क्लियर है ये चीज। तो एक क्वेश्चन किस तरीके से निकल सकता है जहां पे वो तुमसे क्या फाइंड करवाएगा K फाइंड करा लेता है। तो K फाइंड कराने के केस में बस ध्यान रखना है कि ई सेल तुम्हें कितना मानना पड़ेगा, वहां पे कितना है 0। तो वहां पे तुम्हें फिर सेल पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसकी पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड
सेल पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने का वही फॉर्मूला है। तो नस्ट इक्वेशन से पहले क्वेश्चन ई सेल के लिए आ सकता है, क्लियर है ये चीज। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास ई नॉट सेल फाइंड करवा सकता है, क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ रही बात। तो ई सेल ई नॉट सेल वहां से तुम्हें क्या कर सकता है, फाइंड करवाया जा सकता है। दूसरी चीज ये आ सकती है कि वहां से तुम्हें कंसंट्रेशन को भी लेके कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा बहुत तैयार रहने की किस तरीके से वहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर इस तरीके से बनाऊंगा जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसकी मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।